मेरे प्रिय सभी भाई बहनें आदरणीय जन को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। कमला परिणय शंकर के 7वें भाग की ओर बढ़ते हुए यह कथा आगे को सुनाती हूँ। यह एक काल्पनिक कथा है पर सत्यता पर आधारित है। सुनने के पश्चात आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर करें, बेल भी दबा दें। अन्यथा मेरी मेहनत को इतने बेकार मत जाने दें। अब मैं आपको 7वें भाग की ओर को जो ले जा रही हूँ, उसमें मैं आपको संस्कार कर्म कांड में होने वाले जो भी पंडित द्वारा कर्मकांड होते हैं, उसके हिसाब से जो गीत वहाँ पर गाए जाते हैं। जब गणेश की पूजा पंडित करते हैं तो गणपति का महिलाएं भी उधर से अपने उन पर ये सगुन गीत गाना शुरू कर देती हैं। उसी तरह से कई इसमें कर्मकांड होते हैं। पितृ पूजा होती है, ज्योति पूजा होती है। इसी तरह से जितनी तरह की इसमें पूजा होती है, नवग्रह है, तो हर हिसाब से महिलाएं उसी तरह के गीत, जब पंडित जिसकी पूजा करते हैं, महिलाओं के वही सगुन के गीत चलते रहते हैं। तो चलिए आइए आपको आगे का सब सुनाती हूँ। मैंने सुनाया था आपको कि वहाँ पे गीत चल रहे थे, पूरब ढूंढो बेटी, पश्चिम ढूंढो उत्तर, इस तरह से गाने चल रहे थे। ढोलक की थाप थमती नज़र नहीं आ रही है, शाम होने वाली है। गीतों के बीच में पूजा घर से शंख ध्वनि सुनाई पड़ती है। पता चला कमली के मौसा व मौसी भी पहुंच चुके हैं। घर में चहल पहल बढ़ती जा रही थी। राजू उमेश बारात में होने वाले खर्चे का हिसाब किताब कर रहे थे। पटवारी जी खाना बनाने के लिए बुलाए गए महाराजों को प्रत्येक दिन के खाने की लिस्ट बता रहे थे। पटवारी जी के मित्र व शुभचिंतक भी उनका हाथ बटा रहे थे। वे सभी लोग बाहर कुछ दूरी पर एक पत्थर की मुडेर में बैठे हुए थे। उमेश उनके लिए चाय व नाश्ता वहीं पर लेकर के आ गया। पहले से संसाधन आज की तरह नहीं होते थे। गांव घरों में किस तरह से रहते थे लोग, ये आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा। उसके अलावा पहले के जैसे ऐसे पक्के मकान नहीं थे। ये सीमेंटेड या कहे लीपे पुते घर होते थे, लेकिन बड़े सुसज्जित, बहुत अच्छी तरह से सजाए हुए और पक्के उनके द्वारा मिट्टी द्वारा तैयार किए मकान जो होते थे, उनको कोई भी नहीं कह सकता था कि ये मिट्टी से बने हैं। पक्के ईंट पत्थरों से बने हुए मकान होते थे। अब उसी हिसाब से कोई साधन नहीं होते थे, ना कोई टेंट वाले होते थे। खुद ही वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था खुद ही वहाँ के गांव वाले करते थे। लाड़ू सुहारे भी तैयार हो गए हैं, समधी समधन भी बन गए हैं। उस कढ़ाई में अंत में हलवा बनाया गया। जो महिलाओं द्वारा कार्य चल रहा वो तो चलने में है, जहाँ पे जिसे सभी महिलाएं चखेंगी। यहाँ की यही परंपरा है। काम पूरा हो जाने के बाद सभी महिलाओं ने हंसी खुशी विदा ली और विदा लेनी चाहिए। अब उन्हें घर में रात के खाने की भी तो तैयारी करनी है। भागा ने अपने नज़दीकी पड़ोसी महिलाओं से कहा, दीदी काम निपटा कर जल्दी आ जाना, आरती के बाद सपुनाखर भी तो गाने होंगे। गांव की वहाँ उत्तराखंड की प्रथा है कि शाम जब दिन में शगुन के गाने गाए जाते हैं तो रात को भी दिया जलाने के बाद दोहराए जाते हैं। कोई खास गीत होते हैं जो शुभ माने जाते हैं।
महिलाओं के जाने के बाद भागा ने लाड़ू सुंगाले समधी समधन पूजा में रख दिए और रंग वाली पिछोड़े की तह कर अलमारी में संभाल दिया। शादी के कार्य में रखे जाने वाले मजदूरों ने आंगन में फैली हुई गंदगी साफ की, दरियों को झाड़ कर तह करके रख दिए गए। महाराजा जो खाना बनाने वाले रसोइये होते थे उनको महाराजा कहा करते थे, वही उन्होंने रसोई संभालनी शुरू कर दी। आमा ने कहा तवा नहीं लगेगा, यानी कि शगुन जहाँ से विवाह के शुरू हो गए हैं तो तवे को हटा दिया जाता है, तवा शुभ नहीं माना जाता है। तो कढ़ाई में ही पूड़ी वगैरह तब तक 4-5 दिन खाना उसी पूड़ी द्वारा ही बनेगा, तवा नहीं लगेगा। दादी ने कहा कमली अगर कोई रोटी खाना चाहते हैं तो कढ़ाई में ही बना लेना, परंतु तवा मत लगाना। इसके बाद आमा ने पूजा घर में दीप जलाकर परिवार की सभी महिलाओं को बुलाकर आरती गीत गाने के लिए कहा। फिर सकुनाखर के गीत के बाद संध्या गीत गाए जाने लगे, जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। पहला गीत उन्होंने गाया सांझ पड़ी संजय वाली पाया चली है ना। फिर दूसरा गीत उन्होंने गाया गढ़ रे कत्यूरी गढ़ दियो रे गढ़ायो। गीतों के थमते ही महिलाएं दिन भर के कार्यक्रम की चर्चा करने लगीं। कभी नीली छाप की साड़ी पहने हुए बन ठन कर आई महिला के बारे में, तो कभी रूपा की आमा के नखरों के बारे में बातें करती रही। महिलाओं का तो काम होता ही है, जहाँ इकट्ठी होती हैं तो वो एक दूसरे की खिंचाई भी करने लगती हैं और एक दूसरे की टिप्पणी भी करने लगती हैं। तो वही सब वार्ता चल रही थी। कभी अचानक बीच में आने वाले मेहमानों को पहलागा किया जाता, तो कभी चाय में अदरक डाल कर ले आना, भैरव काका आए हैं, भैरव काका आ गए करके उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी। आमा ने देखा कि महिलाएं गीतों के बदले बातें ज़्यादा कर रही हैं, तो नाराज़गी दिखाते हुए बोली, अरे ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। अरे सरू, तू तो अल्मोड़े से आई है तो तू बहुत गीत जानती होगी, चल ढोलक पकड़। अल्मोड़िया तो वैसे भी बहुत गीत गाते हैं। मजीरा कमली की मौसी को दे दी गई। गीत शुरू हो गए। सरू ने ढोलक बजाकर गाना शुरू कर दिया। पहला गीत श्याम बर कारे कारे री मेरी बन्नो अजब स्वरूप, मेरे हरियाले बन्ने मेरे शहजादे बन्ने, आई बहार आई शादी की रात। इसी तरह से गीतों का सिलसिला शुरू हो गया। अरे वाह सरू लली, तुम तो ढोलक के साथ साथ गाने भी बहुत अच्छे गाती हो, भागा ने सरू से कहा। इसके बाद उसने आसपास से आई हुई महिलाओं को भोजन वहीं करने को कहा। महिलाएं पुनः गीतों की आवाज़ से वातावरण को सरस बनाने लगी। इतने में ही शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। पता चला नाना नानी एवं मामा मामी भी आ गए हैं। हल्द्वानी से सोमेश्वर आने वाली बस जो होती है वो भरी हुई होती है, अतः टैक्सी द्वारा पहुँचे वो लोग। घर के सभी सदस्य उनसे मिलने पहुँच गए। भागा अपने माता पिता को देखकर अत्यंत खुश हो गई। पहलागा करके उनकी कुशल क्षेम पूछी गई। फिर भैया भाभी उनको पहलागा करके बोली, आप लोगों के आ जाने से हमारी शोभा भी बढ़ गई है। परंतु भाई की ओर देखकर बोली, रमा को पहले क्यों नहीं पहुंचा दिया। कमली उदास थी उसके बगैर। उसके बाद उन्हें चाय पिलाई गई। नाना ने कहा, कमली कहाँ है, उसे बुलाओ। कमली सकुचाई सी अपने नाना नानी व मामा मामी के पास पहुंची और सबको पाँव छू करके पहलागा किया। नाना ने कमली को प्यार से अपनी बाहों में भरकर कहा, मेरी कमली अब पराई हो जाएगी, और कहते कहते उनका गला भर आया। वह देख कमली भी रोने लगी
और सारा वातावरण कमली की होने वाली विदाई की कल्पना से बोझिल हो गया। इतने में गीत गाने वाली महिलाएं भी नाना नानी से मिलने आ पहुंची। कमली की बुआ को देखकर नानी बोली, सरू कुछ भात के गीत भी तो सुना। कमली के लिए उसके मामा भात लेकर के आए हैं। उत्तराखंड में भात देने का भी रिवाज है। विवाह के समय अपनी सामर्थ्य अनुसार ननिहाल से लाया हुआ सामान भात को भात कहा जाता है। भाई के घर से आए अनाज से रसोई बनती है। उड़द की दाल के बड़े व साबुत उड़द की दाल का विशेष महत्व होता है। भाई अपनी बहन के रिश्तेदारों के लिए भी अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट स्वरूप लेकर कुछ न कुछ लेकर आता ही है। कन्या के माथे की वाड़ी, नथ, टीका भी मामा लाता है तथा कन्यादान के समय कन्या को पहनाई जाने वाली साड़ी भी मामा ही देता है। बाद में यह साड़ी कन्या की ननद को दे दी जाती है। इसके अतिरिक्त कलश, परात, गड़वा लोटा जिससे कन्यादान किया जाता है एवं कांसे का कटोरा, ये 5 वर्धन भी मामा की ओर से कन्या के लिए दिए जाते हैं। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है दिए, मामा की ये तो हैसियत के हिसाब से दिए जाते हैं। बहन इस अवसर पर गीतों द्वारा भाई को भात का आग्रह करती है। ये भात गीत बहुत तरह के गीत हैं हम लोगों में जो गाते हैं। एक तो मेरे बांके वीर भात सबेरा लइयो। रमा ने अपनी बुआ से कहा, इतने सारे गाने ये लोग कैसे गाते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। क्योंकि वो दिल्ली में रही लड़की है, उसने वहीं का वातावरण देखा। अभी उसने गांव घरों का तो देखा ही नहीं था, तो उसे ताजुब सा होता है और बड़ा अच्छा अपनी संस्कृति को देख करके बहुत ही खुश हो रही थी। बुआ ने उससे कहा, तू सुनती जा, ये लोग गीतों के साथ साथ नाचती भी बहुत हैं। छोटी छोटी लड़कियां भी ढोलक बजा कर गाती हैं। ऐसा गीत व नाच तुझे दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा। एक गीत साहूकारनी वाकी बहिना रे गरीब वाको भैया, ये एक गाना हो गया। दूसरा गाना सलोने सांव रे भैया समय पर भात ले आना, ये भी गाया गया। गाओ गाओ री मंगलाचार की मेरा भैया भात लेकर आया, ये गाना भी हो गया। मेरा छोटा सा भातैया भात लेके आया, ये गाना भी हो गया। सजा सजा री नौरंगिया भात, ये भी गाना हुआ। गीतों के पूरे हो जाने के बाद महिलाओं ने भोजन किया, फिर सभी महिलाएं घर चली गईं। विवाह को 2 दिन शेष रह गए थे। आमा चाहती है कमली को दिया जाने वाला सामान तरीके से बक्से में संभाल दिया जाए, क्योंकि बाद में सामान देने में परेशानी नहीं होती है। सभी लोग आमा के कमरे में बैठ गए। भागा, उमेश, राजू ने सारा सामान वहीं पर लाकर रख दिया। आमा ने बताया, धुलिया अर्घ के समय आचार्य को दिए जाने वाले सामान किया जो अटैची तैयार करके रख दो। बर को दिए जाने वाले कपड़े, धोती, सूट का कपड़ा, कमीज, टाई, रुमाल, जनेऊ, अंगूठी, घड़ी व नकद दूसरी अटैची में अभी तैयार करके रख दो। बाद में तियल की साड़ियों का बक्सा तैयार करना है। देखते ही देखते यह काम घर की सभी सदस्यों ने मिलकर पूरा कर दिया। आमा इस बात का ध्यान रखे हुए थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। कल शाम 6 बजे बारात पहुंचने वाली है। आज कमली को मेहंदी लगेगी। रमा को जिद थी कि कमली को मेहंदी वही लगाएगी। कमली की मेहंदी के बाद घर की सभी महिलाओं ने भी अपने हाथ में रच लिए। राजू व उमेश के हाथों में भी मेहंदी का शगुन कर दिया गया। आमा ने तभी राजू को बुलाकर कहा,
पता मतलब बच्चे को लाड़ से कहा जाता है, बेटा कल सुबह जाकर रेवती बुआ को बुला लाना, कल ही उसे चावल पीस कर बिस्वार बनाना होगा। धूली अर्घ की बाहर चौकी, जहाँ पे बारात आती है वहाँ पे एक बड़ी सी चौकी बनाई जाती है रंगोली द्वारा। चौकी बनाने के बाद उसे कन्यादान के गोठ में भी अर्पण देने होंगे और यह सब काम समय पर करना होगा। आमा ने बसु को समझा कर कहा, बसु तू सबको चाय देने के बाद अपने हाथों में भी जल्दी से मेहंदी लगा ले, ताकि कल आराम से सभी काम तू कर सके। फिर उन्होंने भागा को हिदायत दी कि कल मेहमानों के आओ भगत में कोई कमी न रह जाए। तभी पटवारी जी ने आमा को बताया, ईजा बारातियों के स्वागत के लिए बढ़िया हारों का प्रबंध करना है। खाना बनाने के लिए अल्मोड़े से परमानंद हलवाई को बुलवा लिया है, वे आज मिठाइयाँ बना देंगे, कल शाम का खाना भी वही तैयार करेंगे। बारातियों को जो भेंट स्वरूप देना होगा चांदी के कटोरे बनकर आ गए थे। आमा यह सब सुनकर आश्वस्त हो गई। इतने में घर के मेहमान जो गांव की खेती व नहर इत्यादि देखने इधर उधर निकल गए थे, वापस आ गए थे। अरे तुम लोग अभी तक कहाँ थे? मैं तो तुम लोगों को ही ढूंढ रही थी। राजू ने पास आते हुए कहा, आमा ये सभी लोग गांव घूमना चाहते थे, मैं इन्हें घुमा कर ले आया, अपने खेत भी दिखा कर आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक किया तूने। अब तुम लोग भी चाय पी लो। राजू तू भी चाय पीकर जग्गू काका को बुला ला, बहुत काम पड़ा हुआ है। सुबह के 4 बज चुके थे। घर के सभी मेहमान रजाई में मुंह ढांककर मीठी मीठी नींद सोए हुए थे, पर घर के मजदूर नौकर उठकर अपना काम संभालने की तैयारी कर रहे थे। जीबू एक और भी आदमी था जो काम करता था, उसको जीबू जीबू कहते थे। तो जीबू भी नौले यानी पानी के स्रोत होते थे, धरती से निकलने वाला पानी का स्थान होता है, वहाँ से नहाकर आ गया था। आमा की नींद भी जल्दी खुल गई। उठकर नीचे आंगन की ओर आई, देखा जीबू चूल्हा जला रहा था। वाह जीबुआ, तू तो ठीक समय पर उठकर आ गया, सबके लिए पानी गर्म कर रहा है तू। हाँ आमा, मैं चूल्हा जलाकर तुम्हारे लिए भी पानी गर्म करके दे देता हूँ और तुम नहा लेना, फिर चाय बना दूंगा, जीबुआ ने आमा से कहा। आमा ने कहा, अभी केवल मेरे और अपने लिए ही बना दे, कोई और लोग तो उठे नहीं हैं, जब उठ जाएंगे बाद में मेहमानों के लिए भी बना देना, अभी सब लोग सोए हैं। कहकर आमा नहाने के लिए जाने लगी, लेकिन पुनः एकदम ही जीबू की ओर मुड़कर बोली, देख चाय में अदरक व दूध अच्छा डालना। उधर भागा भी उठकर आंगन में आ गई। उसके बाद उसकी जिठानी भी उठकर आ गई। पटवारी जी भी अंगड़ाई लेकर बाहर आए, देखा भाभी भी जल्दी उठ गई हैं। बोले, बोजू इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी, अब उठ ही गए हो तो जल्दी जल्दी नहा धो लो, बाद में अन्य लोग भी उठ जाएंगे तो बाथरूम में खाली जगह नहीं मिल पाएगी, अभी तो खाली पड़ा है। सुबह उठकर रमा ने देखा कि कमली की मेहंदी बहुत तेज लाल रची हुई थी। बोली, उइजा कमली तेरी मेहंदी कितनी सुंदर रची हुई है, इतनी तो किसी के भी नहीं रची हुई होगी। कमली ने हंसी करते हुए कहा, जब तेरी शादी होगी तेरी भी तो इतनी ही अच्छी मेहंदी रचेगी। यह कहकर दोनों जोर से हंसने लगी। दोनों बहनें तो थी ही, लेकिन सहेली और आत्मीयता से इतनी भरी हुई थी एक दूसरे के साथ, उनको अपना एक दूसरे के साथ छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी। धीरे धीरे सभी मेहमान उठने लगे। जीबू चाय बनाकर ले आया और सभी मेहमानों को बिस्तर पर ही पकड़वा रहा था। जीबू ने मेहमानों को चाय देने के बाद आग्रह किया,
कि वे अब एक एक करके नहाना शुरू कर दें, क्योंकि